बोलो ना अपनी है गाड़ी। वो आपके मेरा लड़का है इरफान शेख, इरफान आपके बेटे थे, वो क्रू में क्रू में। 200-250 मीटर दूर ही वो जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। वो दो पायलट केबिन में बैठे होते हैं, जो कॉकपिट में बैठे होते हैं, वो सबसे पहले मौत देखते हैं। बॉडी जो है ना, मतलब जो बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो रही है, मगर फिर भी बॉडी दे नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। अभी इस अस्पताल में ये पोस्टमार्टम हाउस है। इस हाउस के बाहर एक अजीब सी दुर्गंध है। वो जो जलने की बदबू होती है बहुत ज़्यादा, वो पूरे इलाके में जो है पसरी हुई है। हम जब हमारा ऑलरेडी आइडेंटिफाई है तो हमारा क्यों रुका के रखा है? हमारा तो क्लियर करो ना। हम सबसे पहले आए हम लोग यहाँ पर, जैसे हमको मालूम हो रहा पुणे से हमारा को डायरेक्ट फ्लाइट था, अहमदाबाद हम डायरेक्ट आए। तो वो अंदर छोड़ रहे थे तो वो एयर इंडिया का बंदा अंदर जाके देख के आया। बॉडी हमने उसको आई कर दिया था, वो जाके फेस वेरीफाई करके आया। कितने बजे आया? हम लोग कुछ तो भी 7:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे। हाँ, आपका क्या नाम है? हम समीर शेख। वो आपके मेरा लड़का है इरफान शेख, इरफान आपके बेटे थे, वो क्रू में। क्या हुआ, मतलब क्या बात हुई आपकी जब यहाँ आए? तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है, आप ब्लड सैंपल दे दो। हम ब्लड सैंपल भी दे के आए, लेकिन जो एयर इंडिया का बंदा आया तो बोला कि मेरे को फ़ोटो दे दो। फोटो दे के वो अंदर गया, फेस वेरिफिकेशन करके आया, बोला बॉडी है अंदर, वो डीएनए रिपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे में बॉडी का अपन क्लियर करते। और बाद में पुलिस लोग रोक के रखा है कि नहीं नहीं 3 दिन के बाद में रिपोर्ट आएगा तभी छोड़ेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पुणे से आए अभी। पुणे से? हाँ, अभी 3 दिन ये लोग बॉडी रखेंगे, 3 दिन हम लोग इधर रुकेंगे, उसके बाद में कब बॉडी देंगे कब जाएंगे मालूम नहीं। सर इरफान जी से आप आखिरी बार कब बात हुआ था या क्या बात हुआ था सर? मतलब कब बात हुई थी कुछ आपकी? नहीं, वो जब भी जाता था तो फ़ोन करता था कि मैं अभी बोर्ड हो गया, और जब लैंड करता था तो बोलता था ये लैंड हो गया अभी नहीं क्या। वो पुणे में ही रहते थे आपके साथ? नहीं नहीं, उसका बेस बॉम्बे था। तो सर बॉम्बे से आज ही निकले थे इरफान जी या? नहीं, वो कल आए, कल आने के बाद में एक दिन उनका लेयर था, लेवर बोलते हैं वो लोग उनका टेक्निकल लैंग्वेज में। दिल्ली में लेओवर और नहीं, अहमदाबाद में लेवर था इधर, और यहाँ से अभी वो इसमें जाने वाले थे, लंदन जाने वाले थे ऐसा। सो हाउ ओल्ड वाज ही सर, कितने एज है? 22। इज ही मैरिड और नो, अनमेरिड। एंड सर कब से इंडिया में सर? 2 years। 2 ईयर से इंडिया में। एंड बेसिक ये कि आप लोगों ने अपना सैंपल्स दे दिया, सैंपल बॉडी नहीं दे रहे थे। हाँ, सैंपल दिया, लेकिन उनका सैंपल क्यों ले रहे वो? क्योंकि बॉडी सबके बर्न हो गए, तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम डीएनए टेस्ट करके ही बॉडी क्लियर करेंगे। अब हमारा ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि फेस बर्न नहीं हुआ है हमारा। तो अगर जब आइडेंटिफाई हो गया हमारा तो हमारे को दे दो। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे को दिखाओ ना बॉडी। जब कंपनी का बंदा जाके बॉडी देख के आया तो फैमिली मेम्बर को एक जन को बॉडी दिखाओ, उसने एक बार कंफर्म कर लिया तो सवाल खत्म हो गया। अगर हमारा बॉडी नहीं होगा तो हम दूसरे का थोड़ी लेके जाएंगे, हम हमारे बेटे के लिए वेट करेंगे अपने आप। फिर हम थोड़ी किसी का बॉडी लेके ना ले, हमारे को बॉडी दिखाओ। वो जब कोई दूसरा देख के कंफर्म कर रहा है तो हमको देखने में क्या प्रॉब्लम है? अभी भी बोल रहे 3 दिन के बाद ही देंगे। अभी वो बोल रहे नहीं, हमारा प्रोसीजर फिक्स हो गया है कि 3 दिन के बाद ही हम देंगे बॉडी। ये जो फ्लाइट थी इसमें कैप्टन वो क्रू मेंबर थे और मुंबई बेस था उनका, वहीं से आते जाते थे। हाँ, उधर से आते थे। तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। हम यहाँ पे पहुँचे। ये इरफान के पिता हैं। 2-3 घंटे में प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे बोले थे, 2-3 घंटे में। अभी तक हम लोग रुके और अभी मालूम पड़ गया कि ये लोग नहीं देने वाले करके, ऐसा हो गया। अभी हम लोग उनसे ऑफिशियल से बात भी करके आए तो वो बोल रहे कि ये लोग नहीं मान रहे, अभी कल सवेरे देखते। सर आप रहने वाले पुणे के हैं आप? अभी हम रहने को पुणे है। अभी कंपनी ने, एयर इंडिया ने हमारे लिए रूम का अरेंजमेंट किया, अभी हम उधर जा रहे हैं। सर कितने लोग आए सर आप अपने परिवार से? आप अभी हाँ, मिसेस भी है सर? मैं, मिसेस, मेरा लड़का, हमारे साले साहब उनकी वाइफ, ऐसा लोग आए हम लोग। अकेला बेटा या और बेटा? हाँ, और एक लड़का है मेरा, और एक लड़का, बड़ा लड़का छोटा लड़का? ये छोटा लड़का था। ये उनके इरफान के पिता हैं, जो इरफान 12 क्रू मेंबर्स थे AI-171 में, और AI-171 में जो क्रू मेंबर थे उनके पिता, उनका परिवार है जो पुणे से आया हुआ है। लेकिन जो डीएनए प्रोसेस है उसके बाद ही बॉडी देने की बात कही जा रही है। आप लोग की बात हुई? आप भी गए थे बात करने? ना, मैंने बात, आप उनके भाई हो? हाँ मैं भाई हूँ, मैंने बात की थी तो वो बोल रहे हैं कि नहीं क्या ये बॉडी जो है ना, मतलब जो बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो रही है, मगर फिर भी बॉडी दे नहीं रहे, पता नहीं क्यों।
तो आपने अस्पताल के हायर अथॉरिटीज से बात? नहीं, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अंदर जाने नहीं दे रहे। हम्म। वो टाइम को ऑफिशियल्स अंदर जाके देख के आए एयर इंडिया के, और उनको हमने उसका जो आई कार्ड दिया था तो उसने फेस वेरीफाई किया, और सिर्फ हमने जाके ये फाइनल करना था कि हाँ भाई आपने जो किया आइडेंटिफाई वो सही है, क्योंकि घर का आदमी अपने बंदे को पहले पहचानेगा ठीक से, अगर दूसरा बंदा पहचाना तो हम क्यों नहीं पहचानेंगे। तो बस हमको जाके एक बार उन्होंने दिखाया होता, हमने देख लिया होता, हम कंफर्म करते, हम हमारा बॉडी लेके चले जाते। आमिर, आपकी इरफान से कब बात हुई थी आखिरी बार? मेरी कल बात हुई थी, अम्मी के साथ उसकी रोज़ बात होती है, मेरी कल बात हुई थी उससे। यही वो बोल रहा था लंदन वगैरह जाने वाला है करके, वही नहीं, बस और कुछ नहीं बोल रहा था, उतना ही। वो अक्सर जाता रहता था ऐसे लंदन? हाँ, ये तो काम ही है उसका। वो इंटरनेशनल फ्लाइंग करते रहते थे या फिर? वो कैबिन क्रू है मेरा भाई, एयर इंडिया का ही, उसमें ही सर्विस करता है, वो एम्प्लॉई है। जैसे वो इंटरनेशनल फ्लाइंग लगातार करते थे या इंटर स्टेट करते? हाँ, लगातार करता है। वो जैसा जॉब आता है वैसा करना पड़ता है ना। इरफान ने पढ़ाई कहाँ से किया था? पुणे से ही किया था या? हाँ पुणे से। अब वो देखो ना, अम्मी की तबीयत चलो 5539। उनकी माता जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो ये रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है, और जो परिवार आया बात करने की, हमने उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और उनकी बात प्रशासन तक पहुंचे। ये भी हमारी कोशिश है कि अगर जो उनकी मांग है, अगर वो पहचान कर पा रहे हैं तो उनको सुना जाए। लेकिन जो इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, उससे इतर जो नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, और ललन टॉप की टीम रात के तकरीबन 2:30 बजे अहमदाबाद पहुंच चुकी है क्रैश के बाद इस अस्पताल में। अभी इस अस्पताल में ये पोस्टमार्टम हाउस है, और इस हाउस के बाहर एक अजीब सी दुर्गंध है। अजीब सी दुर्गंध कहेंगे या फिर वो जो जलने की बहुत सारी बदबू होती है बहुत ज़्यादा, वो पूरे इलाके में जो है पसरी हुई। आप देखेंगे ज़्यादातर पुलिस के जवान जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। ये पोस्टमार्टम हाउस है, और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ये रात के 2:30 बजे अभी भी पुलिस वाले हैं। थोड़ी देर पे यहाँ पे परिजन आते हैं, लोग पहचान करने के लिए आते हैं। इससे थोड़ी देर पहले बहुत सारे स्टूडेंट आए थे मेडिकल के, जो क्योंकि उनके जो साथी थे, जो क्योंकि मेस पे प्लेन गिरा था और उनमें उनकी कई लोगों की जान गई है, तो वो भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन है, कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। वहाँ पे फ़ोटो के ज़रिए वो मिलान कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कुछ मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग मिसिंग हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं कोई भी। ये अभी अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं, और यहाँ से ही थोड़ी दूर पे तकरीबन 200-250 मीटर दूर ही, माफ़ कीजिएगा, 200-250 मीटर दूर ही वो जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। वो जो मेडिकल कॉलेज है और उसका हॉस्टल और उस हॉस्टल का मेस, वो थोड़ी ही दूर पे है। उस एरिए को फ़िलहाल के लिए कॉर्डन ऑफ किया गया है, रात को उधर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वजह ये है कि बहुत सारी बॉडीज़, 265 बॉडीज़ कंफर्म कर दी हैं अथॉरिटीज़ ने, और उसके बाद ये प्रक्रिया है कि वो डीएनए सैंपल लिए जाएंगे सभी बॉडीज़ से और उनके परिजनों से। तो इसलिए उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है कि ताकि कोई इस तरीके से छेड़छाड़ या कोई डिस्टरबेंस ना हो कुछ। और उसके अलावा जो डीजीसीए की जांच होगी, बोइंग खुद आएगी कंपनी, वो भी देखने जाएगी। एयर इंडिया के तमाम आला अधिकारी यहाँ जांच करने में लगे हैं। ब्लैक बॉक्स खोजा जाएगा। वो ब्लैक बॉक्स प्लेन में लगी वो चीज़ होती है जो क्रैश के बाद भी सलामत रहती है, और उससे फिर सारा मूवमेंट पता चलता है, प्लेन में क्या हुआ, आखिरी बातचीत क्या हुई, सब कुछ उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। और ब्लैक बॉक्स के ज़रिए ही ये खोला जाता है। ये एग्जैक्ट तहकीकात तक पहुंचते हैं कि कैसे प्लेन क्रैश हुआ, क्या वजह हुई, आखिर बातचीत क्या रही, प्लेन में क्या गड़बड़ी आई, उस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए ही पता करने की कोशिश होती है। तो उसको कलेक्ट किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स का कलर जो होता है उसके लिए बताया जाता है कि वो नारंगी रंग का एक बॉक्स होता है, उसी को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। और उसको भी अभी तमाम चीज़ें खोजी जाएंगी, तमाम उस पर पड़ताल बाकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि 50 सेकंड, मात्र 50 सेकंड, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, मैं बहुत ही मतलब जब वो वीडियो देखे तो हम सब कोई बहुत आश्चर्य में थे। बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चूक हुई या बहुत बड़ा हादसा कैसे हुआ। क्योंकि बोइंग 787 जो
प्लेन है, बहुत बड़ा विमान होता है, उसमें 1,500 लीटर फ्यूल था। तो मतलब आप समझिए कि जैसे अगर प्लेन लैंड कर रहा हो तब उसमें फ्यूल कम होता है, लेकिन जब टेक ऑफ करता है तो फुल ऑफ फ्यूल होता है। अगर उतने फ्यूल के साथ पायलट जो है वो लैंडिंग भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा उसका वज़न होता है। क्योंकि अगर फ्यूल ज़्यादा होता है तो पायलट कई बार चक्कर लगाते हैं और फ्यूल को कम करते हैं, उसके बाद वो लैंड करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे उस तरीके का एक्सप्लोजन देखने को मिला कि जैसे ही प्लेन गिरा और इतना बड़ा धमाका हुआ, वहाँ पे मेस में जो बच्चे खाना खा रहे थे वो भी हताहत हुए। मतलब एक बार को समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। कोई प्लेन में जा रहा है, लंदन जा रहे हैं, लंदन का वीज़ा लगा, खुश हैं, परिवार से मिलने जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, बच्चों को से मिलने जा रहे हैं, माता पिता से मिलने जा रहे हैं, या यहाँ आए थे, यहाँ से लंदन वापस जा रहे हैं। सब कुछ सकुशल था, खुशी में। वो प्लेन जब उड़ता है, जब टेक ऑफ होता है तो हर किसी को लगता है कि हाँ फाइनली अब हम जा रहे हैं। लेकिन इतनी दूर जाएंगे ये ना उनको पता होगा, ना उनके परिवार वालों को पता होगा। पायलट को लेकर बहुत सारी बात कही जाती है, लेकिन आप सोचिए वो 2 पायलट जो केबिन में बैठे होते हैं, जो कॉकपिट में बैठे होते हैं, वो सबसे पहले मौत देखते हैं। वो सबसे पहले उनको दिख रहा होता है कि अब हम मरने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके हाथ में चीज़ें नहीं। पायलट ही आखिरी व्यक्ति होता है प्लेन में जो कंट्रोल करता है, जो जिसके हाथ में तमाम जिंदगियां होती हैं। जब उसको पता चल जाए कि नहीं अब हमारे हाथ में चीज़ नहीं है, और वो इतने कम टाइम में हो, तो फिर रिएक्शन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कि 600 फीट की ऊंचाई कुछ भी ऊंचाई नहीं होती है, और 600 फीट की अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर हो, 10,000 फीट पे हो, 15,000 फीट पे हो, एक आध इंजन फेल हो, तो फिर पायलट अपना दिमाग लगाता है, अपनी मेहनत करता है। कई बार आप देखे होंगे कि पानी में प्लेन लैंड कर जाता है, कई बार रनवे पे बेली लैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ तो कोई चांस ही नहीं था। प्लेन उड़ा और गिर गया। मतलब इतना बड़ा मशीन का फेलियर, इतना बड़ा, मतलब ये भारत के इतिहास में इतना बड़ा क्रैश कभी नहीं हुआ था। इससे पहले जो तमाम हादसे हुए उसमें देखेंगे कि इतना बड़ा प्लेन जो ये बोइंग 787 जितना, जिसमें जैसे नॉर्मल प्लेन में आप बैठते होंगे तो दो सीट इधर होती है, 3 सीट इधर होती है, वो इतना बड़ा होता है, 3 सीट बीच में, 3 सीट साइड में, 3 सीट इधर, फिर आगे बिजनेस क्लास। उतना बड़ा प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हुआ था। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है। इससे पहले जो चरखी दादरी हरियाणा में 90s में हुआ था, वो 2 प्लेन आपस में टकराए थे, लेकिन वो भी इस तरीके की, वो दूसरी गलतियों से हुआ था, लेकिन इस तरीके से क्रैश नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति मैं आपको यहाँ पे लेकर आया, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ललन टॉप की कोशिश रहेगी कि आपको सही सूचना, ऑथेंटिक जानकारी, सही फैक्ट के साथ, बिना किसी शोर शराबे तक से पहुंचाया जा सके, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मसला है। जब हम इसको रिपोर्टिंग करने आए तो हमें भी बहुत ही ऐसा लगता है कि किसी से क्या पूछें, क्या बात करें, कैसे बोलें, मतलब उनका दर्द कैसे बयां करवाएं, कैसे दिखाएं, या फिर जो, लेकिन इन सब के बीच सवाल है 2 लोगों से, तो बहुत ही गंभीर सवाल है। पहला एयर इंडिया से कि तमाम शिकायतों के बाद भी आप क्यों नहीं चेते, क्यों नहीं जागे, और दूसरा बोइंग से कि बोइंग जो कंपनी जो विमान बनाती है, इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ। ये पूरी दुनिया के लिए शौक का विषय है, क्योंकि आमतौर पे फ़्लाइट सुरक्षित मानी जाती है। दुनिया में फ़्लाइट क्रैश होने की दर बहुत ही कम है, 0.01% भी नहीं होती है। उसमें इतना बड़ा प्लेन क्रैश होना, ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। इसको लेकर के DGCA क्या जांच करता है, DGCA की जांच रिपोर्ट में क्या आता है। सवाल DGCA से भी है कि आखिरकार जो भारत सरकार की बॉडी है DGCA, वो जो इन सबको रेगुलेट करती है, उन तक जो शिकायतें जाती हैं उनको किस तरीके से निपटारा किया जाता है। कहीं इसमें कुछ फटीक तो नहीं था, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है जब तक जांच रिपोर्ट नहीं सामने आती। लेकिन हम आप तक सब कुछ कोशिश करेंगे कि संवेदनशीलता के साथ पहुंचाते रहें। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।